Well, hello guys, welcome back to Be Expert. I'm a biology teacher. Nidhi is again here with another most wanted video that is 70 days strategy. अब हम लोगों को पता है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने बोल दिया है कि नीट हम लोगों ने कर दिया है पोस्टपोन टिल 13 सितंबर, यानी कि अब आपका नीट का पेपर जो कि 26 जुलाई को होने वाला था अब होगा वो 13 सितंबर को। और अगेन हम लोगों को 68 to 70 डेज की लीड मिल चुकी है। हम लोगों को और भी टाइम मिल गया है अपना सिलेबस दोबारा से रिवाइज करने का। एंड दो स्टूडेंट्स अभी भी कैपेबल नहीं थे, उन्हें लगता था कि नहीं यार नहीं हो पाएगा इस साल नीट, या फिर उन लोगों को भी अब मिल गए हैं कम से कम 2 महीने, ये स्टूडेंट्स 2 months। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम स्ट्रेटजी विद यू ऑल गाइज सो दैट यू पीपल कैन do much better in these 2 months। that is जो बच्चे अभी अपने मॉक टेस्ट में अभी 360 480 ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं वो अपना जो मार्क्स है वो इम्प्रूव कर सके, क्योंकि हमें पता है कि बायोलॉजी से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, बट बायोलॉजी हमारे जो एग्ज़ाम है उसका मेन पोर्शन भी होता है। ठीक है, अगर हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो हमारे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड स्टूडेंट कीप दिस इन माइंड दैट नीट 2020 सिर्फ आपके लिए पोस्टपोन नहीं हुआ है, पूरी दुनिया के लिए पोस्टपोन हुआ है। आई मेड टू से ऑल दोज जो 10-15 लाख जो जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए नीट 2020 पोस्टपोन हुआ है। सो आप लोगों को डबल मेहनत करनी होगी ताकि आप उन टॉपर्स और उन रैंकर्स का मुकाबला कर सको। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करें स्ट्रैटेजीज की, तो स्ट्रैटेजी पहले दूसरी बात सबसे पहले हम लोगों को बनना है, वी हैव टू बी मोटिवेटेड। हमें पता है कि हमारा नीट 2020 है, हमारा एग्जाम है एंड वी आर गोइंग टू क्रैक। और इस साल हम लोग लेके आएंगे नीट मेडिकल की सीट, यानी कि हमें मिलेगी, हम वो स्टूडेंट्स हैं जिसको मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल सीट। ओके, सो हम सबका एम है, हमें बनना है डॉक्टर और हम चाहते हैं कि नीट 2020 में ही हम अपनी फेवरेट मेडिकल कॉलेज की सीट ले ले। उसके लिए वी हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास 70 डेज का एक्सटेंड मिला है, दैट इज हम नीट 2020 वालों को ना हमें एक बेनिफिट मिला है। अगर हमारा पेपर 3 मई को होता तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मान के बैठे थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस साल, वी आर गोइंग टू ड्रॉप। बट अब नीट 2020 हमें 2 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है स्टूडेंट, सो वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड। अब हमारा पेपर 13 सितंबर को है। ओके, सो let's start from the strategies। okay, so student I just want you people to just don't see this video, I just want that you should implement करो इसे अपनी लाइफ में, जो मैं बता रही हूँ उसे फॉलो करके तो देखो। ठीक है, अब हम let's start। so the first very thing is that you all have to prepare a timetable। अब टाइम टेबल तो हम सब बनाते हैं भाई, मैंने भी बनाया है, मेरे टीचर्स ने भी बनाया था और भी सारी दुनिया बनाती है टाइम टेबल, बट उन्हें फॉलो कौन करता है? क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही साथ 80-90 दिन का 70 दिन का टाइम टेबल बना के बैठते हैं। सो स्टूडेंट कीप दिस इन माइंड, आपको 70 डेज का टाइम टेबल नहीं बनाना है। ओके, अब हम लोग को टाइम टेबल कब बनाना है? सो स्टूडेंट्स कोई भी एक ह्यूमन बॉडी है, उसे किसी भी चीज़ की आदत लगने में या फिर किसी भी चेंजेस को यूज टू होने में उसे लगता है 21 डेज, यानी कि हम लोगों को बनाना है 21 डेज का टाइम टेबल, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट और ना ही उससे कम बनाएंगे। हम लोग सीधे बनाएंगे 21 डेज का टाइम टेबल, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पूरी बायोलॉजी को 21 डेज, वैसे तो टाइम टेबल 19 डेज का है, बट कभी कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, कुछ रीजंस होते हैं जिससे हम पढ़ नहीं पाते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल द 21 डे टाइम टेबल, ओके, फॉर नीट 2020 स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल। आप लोग, अब मैं आपको बोलूँगी एक टाइम टेबल बना दो, मैम स्टूडेंट्स बोलते हैं हम टाइम टेबल बता दीजिए, बट माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको टाइम टेबल बनाऊंगी वो मैं अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बनाऊंगी कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, रात को मैं कितने बजे सोती हूँ। हर फैमिली में खाने का टाइम अलग होता है, डिनर का टाइम अलग होता है। सो मैं आप लोगों को कोई टाइम टेबल बता नहीं सकती, बस मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको आज की डेट में कम से कम 15-16 घंटे आपको निकालने हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हो
कि नीट की सीट आपको मिले, यू वांट टू गो इन अ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स, सो आई जस्ट वांट यू पीपल दैट you have to make a timetable of only 21 days. ओके मैं आपको वन बाय वन बता दूंगी कि आपको जो टाइम टेबल बनाओगे उसमें आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, विच इज टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है मेरे बच्चों, अब हम लोगों को पता है कि 50% हमारे ना नीट के पेपर में बायो आती है, ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी को मिला के, बट सिर्फ नीट से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। सो हम लोगों को करनी है टाइम मैनेजमेंट, दैट इज वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर कंप्लीट टाइम टेबल, दैट इज वी आर गोइंग टू मेड फॉर 21 डेज। हमें उसे 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना आप लोग नीट में मेडिकल सीट नहीं ले सकते हो स्टूडेंट्स। आप लोग अपना टाइम टेबल, अपना टाइम मैनेजमेंट सीखो बच्चों। ये नहीं है कि हम सुबह उठ गए, हम उठ तो गए 5 बजे, बट अभी नींद आ रही है, अभी ये, और बेटा जब उठो जब आपकी नींद पूरी हो चुकी हो, यानी कि 7-8 घंटे रेगुलर सो के अपनी नींद पूरी करो, एक फ्रेश माइंड से उठो, क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो माय डियर स्टूडेंट जो पढ़ोगे जो लिखोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करनी है। जिन बच्चों की बायो स्ट्रांग है वो बायो 3 से 4 घंटे भी अगर रखते हैं इन 70 डेज में, तो वो पूरा सिलेबस कम से कम 3 बार रिवाइज कर देंगे, जो स्ट्रैटेजी और जो टाइम टेबल मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आप जिनकी फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है वो यार अपनी फिजिक्स को टाइम दो, 5-6 घंटे दो, क्वेश्चन लगाओ, वीडियो लेक्चर्स देखो, स्ट्रैटेजीज देखो, कैसे करना है सब कुछ देखो, सबको पहले माइंडसेट बना लो अपना। 70 डेज के लिए नहीं बनाना है, सिर्फ 21 डेज के लिए बनाना है। योर टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज 21 डेज, ठीक है। 21 डेज, देन 21 अगेन एंड देन 21 अगेन। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ दैट यू पीपल आर गोइंग टू रियलाइज कि हाँ भाई मैम ने सही बोला था कि 21 डेज का जो टाइम टेबल है वो ना तो हमारे ऊपर बर्डन है और ना कुछ और 21 डेज में हमारा टाइम और जो हमारा सिलेबस है वो हम काफी हद तक कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देन जिन लोगों की केमिस्ट्री ज्यादा वीक है, मतलब टाइम मैनेजमेंट करो। अगर बायो स्ट्रॉन्ग है तो जरूरी नहीं है पूरे दिन 6-6, 7-7 घंटे बायो पढ़ो, जी नहीं। अगर आपकी बायो स्ट्रॉन्ग है, आप मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुके हो, तो 3 से 4 घंटे एक दिन में बस, पूरा दिन बायो नहीं पढ़नी है, क्योंकि बेटा बायो सिर्फ सिलेक्शन नहीं दिलाता है, ओके। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज रीड, रिसाइट एंड रिवाइज। सबसे पहले एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है आज की डेट में। कुछ ऐसे टॉपिक्स और चैप्टर्स होते हैं जिनमें हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, मैं आपको बता दूंगी वो चैप्टर्स कौन से हैं कि आप उन चैप्टर्स में एनसीईआरटी के बाहर जाके पढ़ो, बट स्टिल नाउ डू ओनली एनसीईआरटी। रिसाइट बार बार पढ़िए, ये नहीं है कि एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली हमने, 20 दिन में पढ़ ली, उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं है, जी नहीं बेटा। एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है आप लोगों को। देन यू हैव टू रिवाइज जो नोट्स आपने बनाए हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका बता देती हूँ मैं आपको। ये नहीं होता है एनसीईआरटी, मैं मानती हूँ एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी लो भाई हाईलाइटर काली पीली नीली कर दी, ऐसा नहीं होता है। हमें एनसीईआरटी में बहुत ही, क्योंकि अगर हम काली पीली कर दें, पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट कर दिया, तो उससे क्या होगा, हम लोग जो लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हम लोगों ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने हर बारी रिवीजन किया, हर बारी कुछ और चीजें ऐड कर देगा हम रिवीजन्स में। सो मेरे बच्चों, हम लोगों को बनाने हैं कुछ जो वो होते हैं ना स्टिकी नोट्स आते हैं, उसमें आप लोग साइड में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज लगती है, मान लो ये आपकी एनसीईआरटी है, ये इस पेज आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिला है, अगर आप ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके तो ठीक है, बट अगर आप उसको कुछ और नई चीजें मिलती है, स्टिकी नोट ओवर हेयर, उसमें लिखिए आप, ठीक है ना बच्चों। अपनी एनसीईआरटी को अब अपना ना बेस्ट फ्रेंड बना लो इन 70 दिनों में, नहीं तो ना आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। नाउ मूव टू मॉक टेस्ट। अब पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है, टेस्ट भाई बेटा जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक सिलेक्शन कैसे होगा। आपको जब पता ही नहीं होगा कि एग्जामिनर किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है या क्या सीन है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लैंग्वेज क्या होती है। बहुत बार ये होता है कि
हम लोग पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, हमें सब कुछ याद होता है, बट हम लोगों को ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आते हैं. सो दिस टाइम यू डोंट हैव टू गिव अ मिस्टेक ऑन दिस. आप लोगों को बिल्कुल गलती नहीं करनी है इस पे. सो आप लोगों को एवरी संडे या फिर वीक में कोई भी एक ऐसा डे रख लो जिस दिन आप 3 से 2-3 मॉक टेस्ट लगाओगे. 2-3 मॉक टेस्ट लगाओगे यानी कि फिक्स. अब आपको पता है नीट में हमें मिलता है टाइम 3 घंटे का, ठीक है बेटा, पर अभी आप घर पे बैठ के भी अगर एग्जाम 3 घंटे में ही करोगे तो आप ना वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाओगे. मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो जो मेरी थी इस चैनल पे, मैं उसमें आपको बता चुकी हूँ कि हमें ना अभी अपने माइंड पे इतना प्रेशर डेवलप करना है कि जब हम नीट के पेपर में बैठे तो वो प्रेशर हमें बहुत कम लगे. यानी कि अब 3 घंटे का पेपर हम कोशिश करेंगे 2 या 2.25 घंटे में कर ले पूरा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मॉक टेस्ट हमने कर लिया. मॉक टेस्ट के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो है प्रीवियस ईयर्स. हमें करना है प्रीवियस ईयर चैप्टर्स. हमें सारे प्रीवियस ईयर चैप्टर्स करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर वाइज करने हैं. उसके बाद चैप्टर वाइज कर लिए, फिर हम लोग उठाएंगे पूरे क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ कर लेने के बाद 21 डेज ये आपको फॉलो करना है. और जब आप इसका सेकेंड जो फेज आएगा, जैसे नेक्स्ट 21 डेज आएंगे, उसमें आप लोगों को बहुत रिलीफ मिलने वाला है. ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स. सो माय स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं. अब हम तैयार हैं भाई अपना सारे औजार लेके, यानी कि हम अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ तो गए हैं पढ़ने, बट अगर हम ऐसे चैप्टर्स पढ़ लें जिनकी वेटेज बहुत कम है, यानी कि जिससे पूछे ही इतना लंबा चैप्टर है, इतना टिपिकल चैप्टर है, पूछा सिर्फ 2-3 साल में 1 या 2 क्वेश्चन जाता है, तो वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चों. बिकॉज आपकी किस्मत इतनी अच्छी शायद ना हो कि जो चैप्टर्स आप पढ़ के गए हो उसी से क्वेश्चन आए. सो फर्स्ट लुक एट द वेटेजेस ऑफ द चैप्टर्स. सो बेटा हम पहले बात कर लेते हैं क्लास 11th की. ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 11th. क्लास 11th में हमारे पास टोटल 22 चैप्टर्स हैं. वो 22 चैप्टर्स हमें मिलते हैं हमारी 5 यूनिट्स में से. ओके, अब चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूँ तो वो इतना खास कुछ होता नहीं है, बिकॉज हम लोग बात करते हैं यूनिट वाइज वेटेज की, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट ही होती है जिससे हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितने मार्क्स या फिर कितने क्वेश्चन हमें हर साल आते हैं. और ये जो मैंने यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स लिखे हैं वो मैंने खुद रिसर्च करके पिछले 5-10 साल में तो मैंने वो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बनाए हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ये मैंने डाटा लिखा है 14, 15, 9, ये मैंने तुक्के से नहीं लिखा है. मैंने यहाँ पे इसके पीछे पूरी रिसर्च की है. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखे हैं कि किस यूनिट से कौन सा चैप्टर, मतलब किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, यानी कि पिछले 5-8-10 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, इट इज प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बेटा ये हमारे पेपर में 14% सिलेबस कवर करती है. सो बेटा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट, जस्ट मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. ओके, बट हमें ये भी पता है कि जो प्लांट डाइवर्सिटी भले ये 14 क्वेश्चन इसमें 14% आता हो इसमें से, बट ये बहुत ज़्यादा लेंदी यूनिट है. बहुत ज़्यादा रटना है हमें, मतलब रट्टाफिकेशन करना है. बेटा रटने वाली चीज़ें हम हमेशा बाद में करेंगे. ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत अच्छी खासी वेटेज वाली यूनिट है हमारे 12th के पोर्शन में. बट हम लोग इसे ना अपनी नॉट लास्ट प्रायोरिटी, बट हम लोग जितने भी हमारे पहले टॉप वेटेज वाली यूनिट्स हैं हम उसमें से सबसे लास्ट में रखेंगे, बिकॉज हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ रटना है. नाउ इफ यू मूव टू नेक्स्ट यूनिट, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बेटा प्लांट डाइवर्सिटी में ना टोटल हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं. ओके, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल, तो बेटा इसमें हमारे 3 चैप्टर हैं. एंड यू कैन सी कि सिर्फ 5% ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्जाम में स्ट्रक्चरल और इनसे. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नाउ प्लस अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले की, सो हमारी जो एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, बेटा इसमें भर के एग्जाम्पल्स हैं और हम लोगों को ना बहुत दिक्कतें होती हैं इसे पढ़ने में. मतलब बहुत वास्ट यूनिट है, जबकि अगर हम देखें मार्क्स बहुत कम कंप्राइज करती है. सो ये यूनिट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं होगी, प्रायोरिटी लिस्ट में होगी बट नॉट इन द फर्स्ट. नाउ इफ यू मूव टू द थर्ड यूनिट, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. My dear student, it is the most important and most easy unit. आप देख सकते हो बेटा 3 चैप्टर हैं जिसमें आपका एक तो पहले सेल स्ट्रक्चर है, दूसरा हम बायोमोलिक्यूल्स है और सेल डिवीजन है. मैं बच्चों ये तीनों चैप्टर बहुत इजी होते हैं एंड यू कैन इजीली स्कोर दीज 9% मार्क्स. मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इजीली कर सकते हो. नाउ इफ यू मूव टू द प्लांट फिजियोलॉजी, अब मैं बताती हूँ.
80% बच्चों को, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इन सबको प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज 5 चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, प्लस वेटेज कितनी है, सिर्फ 6%। मतलब लिटरली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ही 5% हमें मिल जाते हैं, तो 6%, यानी कि हर साल 5, 10 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, 4, 8, 9, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप प्लांट फिजियोलॉजी को अपनी फुल लिस्ट में लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि 5 चैप्टर्स बहुत लेंथी हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग इसमें टाइम वेस्ट मत करो मेरे बच्चा। अगर आप लोगों को 11th में तो मोस्ट वांटेड जो यूनिट है दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी माय स्टूडेंट्स। एनिमल फिजियोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। 7 यूनिट है, ठीक है, 7 यूनिट है, ज़्यादा लेंदी यूनिट्स नहीं है, प्लस हमारे खुद के बारे में तो है, तो हम लोगों को याद करने में और अंडरस्टैंड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उसे खुद से रिलेट कर कर पढ़ने वाले हैं इन 70 दिनों में। एंड मोर ओवर इट इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ 20% मार्क्स में। बच्चे 20% मार्क्स बहुत होते हैं नीट में। ओके, I just want you people to just take a screenshot so that जब आप टाइम टेबल बनाने बैठो तो आपके दिमाग में क्लियर कट हो कि हम लोगों को पहले कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं और कौन से चैप्टर्स हम लोग बाद में कवर करेंगे। ओके, सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे का। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी कि क्लास 12 के सिलेबस पे मूव ऑन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न फॉर, हमारी अब बारी आ गई है, दैट इज क्लास 12। अगर हम बात करें क्लास 12 की तो टोटल है हमारी 5 यूनिट, और वो 5 यूनिट कंप्राइज करती है हमारे 16 चैप्टर्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन से चैप्टर्स हमें हाई वेटेज वाले मिलते हैं हमारी क्लास 12 में। तो मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, क्लास 12 में मोस्टली चैप्टर्स जो है वो हाई वेटेज रखने वाले हैं। सो आप लोग क्लास 12 का तो एक भी नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर, यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनी सिंगल चैप्टर। ओके, सो आप लोग हर चैप्टर का थोड़ा रिवीजन करके पूरा प्रिपेयर कर लीजिए अपना सारा मटेरियल, बिकॉज हम लोगों को नीट में मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमें मिलते हैं 4 चैप्टर्स, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। सो मेजर चैप्टर्स जो हमारे तो बचते हैं, जिसमें हमें बहुत सब कुछ याद रखना है, बहुत चीज़ें समझने की हैं, वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सो दिस 4 चैप्टर वाली यूनिट हमें देती है 9% वेटेज, बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस यूनिट एज इम्पॉर्टेंट। ओके, now if we move to the second unit, that is genetic and evolution. So this unit have 3 chapters, सिर्फ 3 चैप्टर्स और 18% वेटेज, यानी कि जेनेटिक्स जो यूनिट है वो 11th और 12th दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी 20% कंप्राइज करती है, बट बच्चों उसमें चैप्टर्स भी तो 7 है। Just 3 chapters and 18% weightage. It is very important. You have to give this important and first very important unit. Now move to next, biology in human welfare. बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले जो यूनिट है, इसमें भी बच्चों 3 चैप्टर्स हैं। अब इसमें अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट, सो आई पर्सनली थिंक एंड मेरे बाकी जो टीचर्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा है या जो भी है सब, उन्होंने बोला है कि वो, और मैंने खुद की रिसर्च से देखा है, मैं खुद भी पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ, जो भी सीन है उसमें मेरे को पता चला है कि माइक्रोब वाला जो एक चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द 4th यूनिट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बेटा बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ 2 चैप्टर है, 8-8, 9-9 पेज के चैप्टर है। बायोलॉजी NCERT से आपको पढ़नी है 4%। बट बच्चों ये मत सोचना कि 2 चैप्टर है 4% छोड़ देते हैं, नहीं। हमें देखने को मिला है कि ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहे हैं क्वेश्चंस, भले ही 4% हो, बट बेटा हर साल क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है बायोटेक्नोलॉजी से। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट यूनिट, दैट इज 5th यूनिट, इट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी से हमें मिलते हैं 6% मार्क्स। इकोलॉजी क्लियर कट NCERT से पढ़ना है बच्चों, आपको इकोलॉजी को ओनली फ्रॉम NCERT। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो बाहर से, कोई भी आप जो भी बुक आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हो उससे।
सो 6% मार्क्स हमें इवोल्यूशन भी दिलवाता है. सो हेयर कम्स ऑल द वेटेज. मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे होने चाहिए. नाउ we are going to move to the most wanted portion of this video, that is how we are going to cover all 38 chapters in 21 days. So just take a screenshot and now we are going to move to the timetable. So student, अब बारी आती है 21 दिनों में कैसे पूरी NCERT के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, मॉक टेस्ट के साथ हम लोग अपनी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे. सो hashtag 21 days with hashtag be experts. So now let's start. So students, starting from the very first day, that is going to be the tomorrow, which is the day number 1. हमें क्या करना है इन 21 दिनों में? We have to keep this in mind कि हम अपना बॉटनी और जूलॉजी दोनों का पोर्शन साथ लेके चलेंगे. बिकॉज अगर हम इसे साथ लेके नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक सेट सा बनता जाता है. मतलब कुछ चीज़ें चलती रहती है कि यार बॉटनी तो हो रही है, जूलॉजी नहीं हो रही है, जूलॉजी तो हो रही है पर बॉटनी नहीं हो रही, जिससे कि आपके दिमाग में एक मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है. एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप दिस मेंटल स्ट्रेस. बिकॉज अगर आपके दिमाग आपको स्ट्रेस होगा ना तो आप पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू कैरी योर बॉटनी एंड योर जूलॉजी साइड बाय साइड. आप लोगों को दोनों बॉटनी और जूलॉजी के एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं एक दिन में. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हमें करना है दोनों में एक चैप्टर. अब हम पढ़ेंगे कहाँ से? हम लोग पढ़ने वाले NCERT. एंड आप लोग इस स्टेज पे पहुँच चुके हो जो 2020 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कि आप NCERT का एक चैप्टर बहुत ईजिली 1 से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हो. मेरे बच्चों, 1 से 1.5 घंटे में आप इजीली अपने NCERT पढ़ सकते हो. या फिर बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने NCERT इतनी बार पढ़ रखी है कि वो 1 से 1.5 नहीं, पौने घंटे 1 घंटे में पढ़ लेते हैं. जो रिमेनिंग टाइम होगा आप उसमें ना अपना जो नोट्स है या फिर आपने कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ सकते हो. सो यू हैव टू कंप्लीट 1 चैप्टर ईच. अब फर्स्ट डे तो बहुत ईजी है बेटा, 1 चैप्टर पढ़ लिया और कुछ नहीं करना. द नेक्स्ट कम टू सेकेंड डे. फर्स्ट डे में जो आपने ये दोनों जो चैप्टर पढ़े हैं, ये दोनों चैप्टर्स का आप लगाओगे क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर. कौन सा लगाओगे बेटा? प्रीवियस ईयर. ठीक है, प्रीवियस ईयर करोगे या फिर कोई अच्छी सी बुक है जिसे आप फॉलो कर सकते हो. फॉर एग्जांपल MTG आप कर सकते हो, MTG फिंगरप्रिंट, ओके, और सारे जो भी बुक फॉलो करता है अब तक वो सब कर सकते हो. वो क्वेश्चंस लगाने हैं आपको. 1.5-2 घंटे का आपको टाइम देना है. यानी कि 1 घंटा इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाए, 1 घंटा इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाए. आज का काम ही खत्म नहीं होता है. सो अब आपको करना है अगेन 1 चैप्टर ऑफ बॉटनी एंड 1 चैप्टर ऑफ जूलॉजी. यानी कि इन शॉर्ट आप जो आज सपोज आप डे 1 पे जो चैप्टर्स कंप्लीट करते हो, आपको नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. एंड देन यू आर गोइंग टू स्टडी 2 मोर चैप्टर्स. अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको यहाँ पे जब चैप्टर पढ़ाया है उसी के साथ क्वेश्चंस क्यों नहीं दिए. बेटा जब मैं पढ़ती थी या मैं आपको बता रही हूँ तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चंस लगाए. मान लो आपने 120 क्वेश्चन लगाए हैं, उसमें से 900, 90 और 100 क्वेश्चन तो आपके ठीक हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपने जस्ट अभी पढ़ी हैं वो चीज़ें, आपके दिमाग में हैं वो सारी चीज़ें. सो आपके दिमाग को ना याद रखने के लिए जो टाइम चाहिए होता है ना वो है ये. ओके, इसलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेकेंड डे सॉल्व एंड सो ऑन मूविंग. और आप 19 डे यानी कि 19th डे, क्योंकि बेटा 38 का हाफ होता है 19, 38 हमारी टोटल चैप्टर है. अगर हम 2 चैप्टर एक दिन में कवर करेंगे सो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा 19 डेज में. सो 90 डेज में हम अपने सारे 38 चैप्टर्स कवर कर लेंगे. ओके, अब बात करते हैं हम 2 स्पेशल डेज है हमारी, वो है 20 एंड 21. डे नंबर 20 एंड 21, 19 तक तो आप कर लोगे. अब डे नंबर 20, ठीक है. अब डे नंबर 20 की बात करें ना हम, तो आप जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं अगले दिन जो क्वेश्चंस दिए हैं आपके, उसमें आपको जो एरर मिलेगा, यू हैव टू रीड ऑल दोस चैप्टर जहाँ पे आपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिस्टेक की है. आप सारे टॉपिक्स इस डे नंबर 20 में कवर करोगे. एंड इन द डे नंबर 21 यू आर गोइंग टू सॉल्व 2 सैम्पल पेपर्स और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 2 मॉक टेस्ट. ओके, और अब जो ये 21 डेज
सो स्टूडेंट, जो ये 21 डेज वाला प्लान है, इसमें आप लोग भी अपनी पूरी की पूरी NCERT कर लोगे कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट, मॉक टेस्ट कंप्लीटेड एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप करने वाले हो वो भी हो जाएंगे कंप्लीट। सो आप लोग 21 डेज में अपना बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 21 डेज का प्लान है, यानी कि अब इसमें आप लोगों को हर हफ्ते, यानी कि हफ्ते में एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। आप डिसाइड कर लीजिए वो कौन सा दिन आपके लिए सूटेबल है। मैं नहीं बताऊंगी, पर्सनली आई प्रेफर संडे, बिकॉज संडे हम बहुत टाइम से मानते आए हैं, बचपन से सुनते हैं कि संडे फ्री डे होता है। सो मैं चाहती हूँ कि आप संडे वाले दिन, दैट इज संडे, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ संडे। बाकी अब अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर डे चूज़ कीजिए जिसमें आप 2 मॉक टेस्ट लगाओगे। 2 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं आपको एक वीक में, और डे नंबर 21 पे आप लोग 2 मॉक टेस्ट और 2 प्रीवियस ईयर लगाने वाले हो। इसका मैं बोल रही हूँ पूरा पेपर, यानी कि 3 घंटे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का लगाना है आपको पेपर। ये नहीं है कि बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ा है तो सिर्फ बायोलॉजी का मॉक टेस्ट लगा है, नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपके नीट मेडिकल कॉलेज की सीट दिलवाने में इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। नाउ आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ने वाले हो। अब ये 21 डेज का सीन खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड राउंड ऑफ 21 डेज। सेकेंड राउंड ऑफ 21 डेज में आप लोग खुद ये चीज देखोगे कि जो यहाँ पे आपको 1.5 घंटा लग रहा था चैप्टर पढ़ने में, वहां अब आपको सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा लग रहा है। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे 20 क्वेश्चन गलत करते थे, 20 से 25 क्वेश्चन, तो अब आप यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, डे बाय डे आप लोग इंप्रूवमेंट देखोगे खुद में। बेटा मैं आपको बता रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस, क्योंकि आप चाहते हो आपको मेडिकल सीट मिले, मैं चाहती हूँ आपको मेडिकल सीट मिले, इसलिए। सो अब हम बात करते हैं, राउंड 2 हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिर राउंड 3। और राउंड 3 जो होगा ना, यानी कि जब आप अपने लास्ट डेज में होगे, जब आपका नीट बहुत पास होगा, सो बच्चों आपके दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इन 70 डेज में ना अपना सिलेबस 2-3 बार, एक नहीं 2 नहीं, पूरे 3 बार कवर कर चुके हो। सिर्फ नॉट इवन NCERT, यू हैव कवर्ड योर NCERT, योर प्रीवियस ईयर, योर मॉक टेस्ट, योर सैम्पल पेपर्स, एवरीथिंग। सिर्फ और सिर्फ 70 इन 21 डेज का मैंने आपको सेट दिया है। इट इज टोटल ऑफ 63, राउंड ऑफ करके मानो 65, क्योंकि कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, हमारा मन नहीं करता है पढ़ाई का, या कुछ फंक्शन एंड ऑल दैट। सो 65 डेज में आप अपना पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ दिन में 4 से 4.5 या 5 घंटे पढ़ के। मैं आपको पर्सनली बता दी 5 घंटे बहुत ज़्यादा है, आप 3.5-4.5 घंटे में इजीली कवर कर लोगे। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, यू हैव टू डेली complete 1 chapter of biology, sorry 1 chapter of botany and 1 chapter of zoology, जिससे कि आपके दिमाग में बर्डन ना पड़े कि बेटा आपकी बायोलॉजी तो हो, जूलॉजी तो हो गई है पर बॉटनी रह गई है। सो जस्ट बैलेंस इट। अब मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, इट इज अ टिप फॉर द डे, कि आप लोग जब ये स्टार्ट करोगे पर्टिकुलर टाइम टेबल, सो आई जस्ट वांट कि आप लोग 12th क्लास के चैप्टर से शुरू करो इनिशियली, बिकॉज 12th है ना वो बहुत ही छोटी है, 16 चैप्टर्स है, प्लस वहाँ पे ना आप मतलब इजीली बहुत इजी यूनिट्स हैं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। अगर हम कंपेयर करें 11th में फर्स्ट यूनिट देख लो, बहुत टिपिकल है, सेकेंड यूनिट देख लो, वो भी बहुत टिपिकल है, प्लांट फिजियोलॉजी कितनी टिपिकल यूनिट है। सो आई जस्ट वांट कि आप स्टार्ट करो 12th के पोर्शन से, सो डैट अभी आपके ना दिमाग में जो स्ट्रेस है या जो बर्डन है उससे आप डील कर लो, और बाय द एंड ऑफ मतलब जब आप 16 चैप्टर पूरे कर लोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह यार हमने 16 चैप्टर निपटा लिए, सिर्फ 22 ही तो बचे हैं, वो हम यूं मिनटों में निपटा लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट यू पीपल, सो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज इफ यू वांट द मेडिकल सीट देन प्लीज फॉलो दिस टाइम टेबल। I am telling you it is 100% effective. If you want your medical college seat then you have to be very focused. Okay? अब मैं आपको यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ. Now I am planning for some more videos. Maybe my next video is going to be on the topics that is most wanted topics, जहाँ से मतलब हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं. मैं आपको चैप्टर वाइज यूनिट तो वेटेज बता चुकी हूँ,
बट अभी कुछ होता है ना कि यार टाइम नहीं है, मन नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ने का, बोरिंग है बहुत सारा सीन, तो मैं आपको जो टॉपिक्स बताऊंगी आप सिर्फ उसको पढ़ लो और फिर आप अपने क्वेश्चंस लगाओ एंड यू आर गोइंग टू सी लोगे ना 70 to 80% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पा रहे हो। सो स्टूडेंट्स, मैं वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, या फिर मैं सोच रही थी इस वीडियो को बनाने में। अगर आप लोगों को इस वीडियो आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊं, सो कमेंट डाउन बिलो दैट यू पीपल वांट दैट वीडियो। आई एम गोइंग टू अपलोड एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी सून। सो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हो कि आपकी मैम जो है ना वो 3 सेकंड में सारे काम कराती हैं, जैसे मॉक टेस्ट में 3 सेकंड में कराती हूँ। सो सेम वैसे आपकी 70 डेज स्ट्रैटेजी भी जो है वो 3 सेगमेंट में होने वाली है। आई जस्ट वांट कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट 1 till 21 आप लोग फोकस रहोगे, और हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 till डे नंबर 70, यानी कि जब आप अपना नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे होगे उस टाइम तक आप फोकस्ड होगे। आप अपने दिमाग में अभी सारा स्ट्रेस डेवलप कर लो, अभी सारा जितना भी प्रेशर देना है दिमाग को दे लो, ताकि जब आप अपना नीट का एग्ज़ाम देने बैठो तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वे on my timetable of the 70 days, so please don't forget to like, share, subscribe to our YouTube channel Be Expert. So till my next video, stay tuned. Thank you.